नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर अपने और पढ़ भी रहे हैं कि बाढ़ से डूब गया बिहार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार के बाढ़ को लेकर ही बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसमें मैं आपसे शेयर करूँगा कि बिहार में फ्लड से मतलब कितना ज़्यादा वहाँ पे लॉस होता है, अब तक सरकार की क्या पॉलिसी रही है, किस तरीके से सरकार वहाँ पे हैंडल करती है। तो हम इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बिहार फ्लड को अब एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। हम बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम बहुत कुछ जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक बार हम बिहार को देख लेते हैं इंडिया के मैप में, और फिर बिहार के हम डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, उन डिस्ट्रिक्ट्स को जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं बाढ़ से, तो वो बिहार के मैप में देखेंगे। दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत का मैप। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बिहार यहाँ पे कहाँ पे है। तो सबसे पहले दोस्तों आप बताइए कि बिहार कहाँ पे है और किस कलर में है। फ्रेंड, बिहार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलोविश ऑरेंज कलर में है। और बिहार का लोकेशन क्या है उसको जानते हैं। बिहार के वेस्ट में कौन सा स्टेट है? तो दोस्तों यूपी है, उत्तर प्रदेश। नॉर्थ में, तो दोस्तों नॉर्थ में कोई स्टेट नहीं है, नेपाल है, यानी कि एक कंट्री है। और दोस्तों ये वही कंट्री है कि जब बिहार में बाढ़ आता है तो ये कंट्री बहुत न्यूज़ में आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसके साउथ में है झारखंड, और आप वेस्ट में यूपी है, साउथ में झारखंड है, नॉर्थ में नेपाल है, एंड इस साइड आप देख रहे हैं कि बॉर्डर शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल के साथ। अब दोस्तों हम बिहार के, ये बिहार का मैप है, अब इसमें हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नेपाल यहाँ पे आपको दिख रहा है येलो कलर में, पूरा ये नेपाल का एरिया है। काफ़ी जूम करके दिखाया जा रहा है इसलिए नेपाल आपको इतना बड़ा दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये जो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, आप ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट को जो देख रहे हैं ये नॉर्थ बिहार में पड़ता है। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं नेपाल के साथ। और इसी वजह से जब बिहार में बाढ़ आता है तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ बिहार, और नॉर्थ बिहार में भी इन जिलों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और यहाँ का जो जनजीवन है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। दोस्तों एक बार आप बिहार के मैप को भी देख लीजिए, क्योंकि मैं आगे अभी वीडियो में इन स्टेट्स का मैं नाम, डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम लेने वाला हूँ। तो आप देख लीजिए दोस्तों, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो ये वो ज़िले हैं बिहार के जो कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि ये बिहार के नॉर्थ में पड़ रहा है जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है। फ्रेंड्स, बाढ़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मैं आपको कुछ जीके की भी हम बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो बिहार से रिलेटेड है। बेसिक से इन्फॉर्मेशन है जो हम सभी को जानना चाहिए। दोस्तों बिहार का कैपिटल पटना, एंड पटना जो है बिहार का लार्जेस्ट सिटी भी माना जाता है। बिहार में जो कुल ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो 38 हैं। हाई कोर्ट दोस्तों पटना हाई कोर्ट है, और जिसकी स्थापना 9 फरवरी 1916 को की गई है। दोस्तों मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में ये जीके नहीं शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों 1 से 2 मिनट लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए बिहार के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया उर्दू। दोस्तों वहाँ पे मैथिली भी बोलते हैं, मगही भी बोलते हैं, बट वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। दोस्तों लिटरेसी रेट 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक देखें तो बिहार का लिटरेसी रेट 63.82% है, जो कि भारत में सबसे कम है, ये आप कह सकते हैं कि एकदम लोएस्ट है। सेक्स रेशियो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 918/1000, यानी 918 पर 918 पर 1000। पॉपुलेशन अप्रॉक्स 10 करोड़ आप मान सकते हैं, क्योंकि ये 9.9 करोड़ 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से है। तो 10 करोड़ के आप आसपास मान सकते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा ही होगा बिहार का पॉपुलेशन। दोस्तों बिहार जो है वो 3rd लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाई पॉपुलेशन, यानी कि भारत में जनसंख्या को अगर हम बेसिस माने तो सबसे ज़्यादा जहाँ की पॉपुलेशन है उसमें बिहार तीसरे नंबर पे आता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ का पॉपुलेशन है? तो बिहार का ही पड़ोसी उत्तर प्रदेश। 12th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाई एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो 12th नंबर पे बिहार का नंबर आता है एरिया वाइज। एंड फ्रेंड्स 22 मार्च को हर साल बिहार डे मनाया जाता है, और बिहार डे को हम ऑल्सो कॉल्ड बिहार दिवस या फिर बिहार स्थापना दिवस। और दोस्तों ये वो दिन था 1912 में जब बिहार को अलग किया गया था बंगाल से।
दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री का अगर नॉलेज अगर होगा तो दोस्तों पहले बिहार, उड़ीसा ये सभी बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे, लेकिन 1912 में उस बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को निकाला गया और एक नया राज्य का गठन किया गया 1912 में। कब किया गया था? 22 मार्च को। और इसीलिए बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस या बिहार डे हम मनाते हैं। और इस दिन बिहार में पब्लिक हॉलीडे होता है। एंड फ्रेंड्स, अभी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, तो इनके टेन्योर में इसको थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है, या मनाने की शुरुआत की गई इनके टेन्योर में ही। 11.3% जो पॉपुलेशन है बिहार की, वो सिर्फ शहरों में रहती है, यानी कि बहुत कम आप कह सकते हैं कि नंबर है ये। और इसके अलावा जो बचे वो सब गांव में रहते हैं, तो शहर में रहने वाले जो लोग हैं बिहार में वो काफ़ी कम हैं। एंड फ्रेंड्स, 58% यानी कि मोर देन 50% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो 25 साल से कम की है, यानी कि वहाँ पे यंग पॉपुलेशन, यंग पीपल, जवान लोग बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों बिहार को जैसा कि आपको पता होगा एंशियंट टाइम में माना जाता था सेंटर ऑफ पावर, लर्निंग एंड कल्चर, क्योंकि दोस्तों बिहार का अगर आप हिस्ट्री अगर जानने की आप अगर इच्छुक हैं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं बिहार के बारे में, आपको पता चल जाएगा उसमें कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप सर्च कीजिए, वहाँ के जो किंगडम हुआ करते थे, मगध किंगडम, ये सब उनके बारे में सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि बिहार कितना ज़्यादा रिच था, चाहे हम कल्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें या किसी भी चीज़ में। अब दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज का मेन मुद्दा है हमारे इस वीडियो का, फ्लड के बारे में। दोस्तों बिहार जो है वो है वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट, यानी कि सबसे ज़्यादा जिन स्टेट्स में बाढ़ आते हैं उनमें से बिहार टॉप में आता है। एंड जो 76% पॉपुलेशन है नॉर्थ बिहार का, दोस्तों नॉर्थ बिहार आप याद कीजिए, मैंने आपको मैप में दिखाया था कि नॉर्थ बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, सुपौल है ना, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, तो ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नॉर्थ बिहार में आते हैं। और यहाँ के 76% जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो हमेशा बाढ़ के साए में रहते हैं कि कब बाढ़ आ जाएगा और उनके ज़िंदगी को तहस नहस कर देगा। एंड फ्रेंड्स, इंडिया में जितना बाढ़ आता है, जितने एरिया को अफेक्ट करता है, उसमें से 17% जो एरिया है वो बिहार का ही एरिया है, जब भी बिहार को वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट इंडिया का माना जाता है। एंड जो अफेक्टेड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें इंडिया में, तो 22% बिहार के जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होती है बाढ़ से। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैप में कि बिहार इज सराउंडेड बाई नेपाल इन नॉर्थ, बंगाल इन ईस्ट, उत्तर प्रदेश इन वेस्ट, झारखंड टुवर्ड्स द साउथ। ये मैंने आपको मैप में बताया था कि बिहार के नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन सा स्टेट है या कंट्री है। एंड फ्रेंड्स, सिंस 1979 यानी कि 1989 है ना फ्रेंड्स, 1979 तो तब से लेके बिहार में हर साल फ्लड जो है वो आता ही आता है। एंड फ्रेंड्स, नॉर्थ बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं जिनकी वजह से, या मेजर रिवर्स हैं या जिनकी वजह से फ्लड्स आते हैं मेनली, तो उन नदियों के नाम को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये रिवर्स हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो ये वो रिवर्स हैं, 8 मेजर रिवर्स हैं जिनकी वजह से वहाँ पे बाढ़ आता है नॉर्थ बिहार में। अब दोस्तों ये एक डेटा है, आप इसको पहले देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 79 से लेके पूरा अभी 2020 तक का कवर नहीं किया है, बट मैं आपसे पुराने डेटा को शेयर कर रहा हूँ क्योंकि डेटा 79 से अवेलेबल होना चालू हुआ है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस यानी कि लोग, आम लोग 14 मरे थे, एनिमल्स मरे थे 50। अब दोस्तों यहाँ पे आप बाकी ईयर्स के जो डेटा है वो आप खुद देख लीजिए, अगर नोट करना है आपको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने 87 और 2004 को रेड से क्यों किया है ना। तो चलिए इसका आंसर आपको हम अगले स्लाइड में देते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि, मतलब माना क्या जाता है, सरकार का जो डेटा है जो वो पब्लिश करते हैं उसमें ये बताया गया है कि सिंस 1979 9500 जो लोग हैं वो अपना जान गंवा चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप ये मान सकते हैं या आप कह सकते हैं कि इससे डबल या ट्रिपल, जो रियल कैजुअलिटी है इससे डबल या ट्रिपल होगा, क्योंकि हर वक्त हमेशा जो गवर्नमेंट की डेटा होती है वो सही नहीं होती है। जो रियल मतलब असली में जो कैजुअलिटीज़ होते हैं वो ऑफिशियल डेटा, सरकारी डेटा से कहीं ज़्यादा होता है। और जो दोस्तों मेजर फ्लड कॉजिंग रिवर है वो जो मैं पिछले स्लाइड में भी मैंने आपको बताया, महानंदा रिवर, कोसी रिवर, बागमती, बूढ़ी गंडक एंड गंडक। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि 1987 और 2004 इनको मैंने रेड में क्यों रखा है, तो रेड में इसलिए हमने रखा था क्योंकि 1987 में जब बाढ़ आया था, अब दोस्तों देख सकते हैं कैजुअलिटीज 87 में भी काफ़ी ज़्यादा है, खासकर लोगों का, एंड आप एनिमल्स को भी देख लीजिए, दोनों ही केस में काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज है। तो 1987 में जब बाढ़ आया था और कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो उस समय कांग्रेस पावर में थी, और जब इलेक्शन हुआ उस बाढ़ के बाद कांग्रेस सत्ता से चली गई। और दोस्तों उसके बाद
लालू जी आए, उसके बाद नीतीश जी अभी वहाँ पे उनका शासन है, और कांग्रेस फिर दोबारा कभी नहीं आ पाई। और फ्रेंड्स 2004 में जब बाढ़ आई और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ 2005 में, तो आरजेडी जो उस वक्त पावर में थी बाढ़ के समय, तो उनको अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ा और आज तक वो सत्ता से बाहर है। तो दोस्तों यहाँ बताने का क्या मकसद था? मकसद दोस्तों यही है कि पहले लोगों ने कांग्रेस को बदला, आरजेडी को लेकर आए, देन बाढ़ आया और काफ़ी ज़्यादा मेजर कैजुअलिटीज हुई, काफ़ी नुकसान हुआ, तो उन्होंने फिर लालू जी को भी हटाया, तो वो नीतीश जी को लेकर आए, जेडीयू और बीजेपी को लेकर आए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ कांस्टेंट रहा, सरकारें बदली, पार्टी हैं वो बदला, लेकिन कांस्टेंट एक चीज़ रहा कि 1979 में भी आम लोग ही परेशान होते थे, जान मान का नुकसान उन्हीं लोगों का होता था, नेताओं का नहीं हुआ। और आज 2020 है, दो जो पार्टीज थी उन्होंने अपना सत्ता गंवाया, लेकिन लोगों के किस्मत में कोई बदलाव नहीं आया, वो जस के तस है। जो आज उनको 15 साल 20 साल पहले जो उनको फेस करना था पड़ता था प्रॉब्लम, आज भी उनको वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, यानी कि उनको सत्ताधारी जो पार्टी है उसको हटाकर और दूसरी पार्टी को वो लेकर आए, सरकार उन्होंने नई सरकार को लेकर आए, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनको दिक्कत वहीं का वहीं है। अब दोस्तों थोड़ा सा नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल जो है वो एक माउंटेनियस रीजन है, और जब वहाँ पे हैवी रेंस होता है सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल में, तो फिर वहाँ का जो पानी है वो इन रिवर के ड्रेनेजेस में पानी बह के आता है, और जब ये रिवर बिहार में एंटर करती हैं तो फिर ये लो लैंड जो एरिया है, निचला एरिया है बिहार के, उसमें फिर तबाही मचाना ये स्टार्ट कर देते हैं जब ये ओवरफ्लो होने लगते हैं। अब दोस्तों फ्लड क्या है? फ्लड इज कंसिडर्ड मोर एज ए नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि फ्लड को प्राकृतिक आपदा माना जाता है, यानी कि हमारे हाथ में नहीं है फ्लड को रोकना या फ्लड को लाना। बट डिस्ट्रक्शन कॉज बाई द फ्लड इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमिनन। दोस्तों आप कई नेताओं के आप ये कहते हुए सुनते होंगे कि बाढ़ तो आता ही आता है और नुकसान तो होता ही होता है। दोस्तों बाढ़ जो है वो नेचुरल कैलेमिटी है, हम सभी इस बात से एग्री करेंगे, बट जो उससे डिस्ट्रक्शन होता है, बाढ़ ये कह के नहीं आता है कि इस बार मैं 1000 लोगों को बाढ़ से मतलब कि 1000 लोगों की मौत होगी, वो सरकार के हाथ में होता है कि वो कितना कम डैमेज, मतलब ज़्यादा डैमेज होने ना दे, और जितना कम से कम मिनिमम डैमेज हो वो सरकार के हाथ में होता है, उनकी तैयारियों पे होता है। सो बाढ़ तो नेचुरल कैलेमिटी है, बट उससे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो उनके हाथ में होता है कि डिस्ट्रक्शन को वो कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो ये एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, आप मैन मेड कह सकते हैं। डिस्ट्रक्शन अगर कहीं ज़्यादा होता है तो वहाँ पर सरकार की नाकामी होती है। अब दोस्तों ये जो आप 3 पॉइंट देख रहे हैं, आप होता क्या है जब बिहार में बारिश होता है तो आपको न्यूज़ में इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा कि हैवी रेन, इस तरीके से टाइटल चल रहे होंगे, हेडलाइन चल रहे होंगे, हैवी रेन इन नेपाल लीड्स टू द फ्लड इन सेवरल बिहार डिस्ट्रिक्ट, नेपाल रेन कॉज हैवॉक इन बिहार। आपको वहाँ पे और मैंने यहाँ पे 2 ही पॉइंट आपको नोट किया है, बट आपको हर जब न्यूज़ चैनल चेंज कीजिएगा तो वहाँ पे हर न्यूज़ चैनल पे आपको यही देखने को मिलेगा कि नेपाल की बारिश ने बिहार को तबाह कर दिया, वगैरह वगैरह, इस तरीके के आपको मतलब ब्लेम गेम चल रहा होता है नेपाल के साथ। बट यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, बिहार की जो सरकार है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही थी तब, आरजेडी की रही हो, या फिर अभी जेडीयू एंड बीजेपी की है, तो ये नाकामी छुपाते हैं और यहाँ पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है नेपाल के साथ कि वहाँ पे बारिश हुआ है इसलिए बिहार में इतना तबाही मच रहा है। अब दोस्तों इस साल 2 स्टेट सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हैं बाढ़ से, असम और बिहार। This year floods have been bad in Assam and threaten to be equally bad in Bihar. But all you get to learn from the media is सचिन पायलट अशोक गहलोत ड्रामा। क्या मतलब है दोस्तों? तो दोस्तों मतलब ये है कि एक तरफ बिहार और असम जो है वो बाढ़ से वहाँ के लोगों का जो ज़िंदगी है वो तबाह हो रखा है, लेकिन आपको न्यूज़ चैनल जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं यहाँ पे किसी चैनल का पर्टिकुलरली नाम नहीं ले रहा हूँ, बट जब हम टीवी ऑन करते हैं तो फ्रेंड्स हमको क्या देखने को मिलता है, हमको सुबह से शाम तक हमको सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो ड्रामा चल रहा है राजस्थान में, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, हमको उससे रिलेटेड न्यूज़ मिलता है। दूसरा न्यूज़ हमको क्या मिलता है? तो दूसरा न्यूज़ हमको मिलता है कि अमिताभ बच्चन जी का हालत कैसा है। नो डाउट दोस्तों वो सदी के महानायक हैं, हम सभी उनका रिस्पेक्ट करते हैं एंड हम सभी उनके वेल विशेष हम कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बट दोस्तों आप सुबह से शाम तक यही देखिएगा कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत या फिर अमिताभ बच्चन से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलेंगे एज कम्पेयर टू कि फ्लड से। एंड फ्रेंड अब क्या हो गया है, लोगों के लिए एक एनुअल अफेयर बन गया है। एवरी ईयर द फ्लड अराइव, ब्रिंग डिवास्टेशन, रिलीफ अराइव्स, ब्रिंग कंसोलेशन। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बाढ़ आता है,
तबाही लेकर आता है। तबाही जब बाढ़ का तबाही मचाना ख़त्म हो जाता है, फिर सरकार जो है वो रिलीफ लेके पहुंचती है और लोगों के लिए कंसोलेशन देती है। सो फ्रेंड्स, अब ये एक एनुअल अफेयर बन गया है, यानी कि हर साल का एक ये सरकार का एक रवैया बन गया है कि बाढ़ आए, लोगों को दिक्कत हो, लोगों की ज़िंदगी को वो तबाह करे और वो चुपचाप बैठकर देखते रहते हैं। देन जब बाढ़ अपनी तबाही को मचाना बंद करता है, देन जो सरकार होती है वो जगती है, वो रिलीफ मटेरियल लेके जिस भी तरीके से मेडिकल किट हो वो सब पहुंचते हैं लोगों के पास, और ताकि लोगों के लिए एक ब्रिंग कंसोलेशन, उनको कंसोलेशन दे। अब दोस्तों, हाउ टू प्रिवेंट, मतलब हम कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे बाढ़ को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ। बाढ़ जो है वो एक नेचुरल कैलेमिटी है, बट हम डिस्ट्रक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, बाढ़ जिन एरियाज़ में बाढ़ आते हैं वहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि दोस्तों आपको पता, सरकार को पता है कि किस एरिया में बाढ़ आना है। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जो है वो पहले से प्रिपेयर हो सकती है अपने सभी मटेरियल्स के साथ, चाहे वो खाने का सामान हो, मेडिकल किट हो या कुछ भी हो। तो वेयर हाउस जो है वो उन इलाकों में, उन जगहों पे होना चाहिए जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, ताकि जैसे लोगों को खाने की कमी हो तो उनके पास खाना पहुँचाया जाए। मोटर बोट उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल करवाना चाहिए ताकि लोगों को वहाँ से बाढ़ से निकाला जाए। NDRF, SDRF, दोस्तों जिस तरीके से NDRF की टीमें काम करती है उसी तर्ज पे SDRF की भी गठन हो और उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाया जाए, और NDRF जो काम करती है वो SDRF भी एफिशिएंसी से काम करे। देन दोस्तों, जो EOC यानी कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया जाए, ये इसलिए बनाया जाए ताकि जब तक NDRF या SDRF की टीम वहाँ ना पहुँचे, इससे पहले का जो ऑपरेशन जो वहाँ पे क्विकली, ये मतलब आसानी से जो रिलीफ ऑपरेशन है वो ये कर सकें, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को जो ड्यूटी मिला होगा। देन दोस्तों, एम्बैंकमेंट जो है ऑलरेडी बना हुआ, उसको और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ताकि जो मतलब रिपेयर टाइम टू टाइम होना चाहिए ताकि जो बाढ़ है वो कम है। एंड देन दोस्तों, लास्ट जो है वो कैनल है, कैनल टू डाइवर्ट द वाटर। दोस्तों, अगर कैनल को हम बनाते हैं कैनाल, तो इससे क्या होगा कि जो रिवर है उसके हम डायरेक्शन है वाटर फ्लो का, उसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड अगर हम कई सारे जो सीरीज ऑफ कैनल्स बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि उस वाटर को हम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, ना कि उसको हम इसके लिए छोड़ दें कि वो तबाही मचाए। यानी कि एक तरह से जो उसके डायरेक्शन को हम मेनली चेंज कर रहे हैं। जब हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे और डायरेक्शन को किसी और तरफ मोड़ेंगे तो जब वो तबाही है वो कम मचाएगा। सो दोस्तों, ये मेरे ओपिनियन थे जिससे कि बाढ़ को हम जो डिस्ट्रक्शन होगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आपके अगर माइंड में भी कुछ मेजर्स हैं तो आप वो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स जो थे वो मेरे दिमाग में आए थे तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अपने व्यू को, ओपिनियन को भी शेयर कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, आप अपना सजेशन हमको ज़रूर दीजिए। आप मोस्ट वेलकम है सजेशन देने के लिए कि किस तरीके से वहाँ जो बाढ़ से डिस्ट्रक्शन होता है वो कम हो सके। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो सही में तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, थैंक यू।